नाज़रीन आदाब, डिजिटल उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम। ये कहानी कोई नई नहीं है और न ही ऐसा पहली बार हुआ है। ऐसा कई बार हो चुका है जब एक अच्छे मुस्तकबिल की कोशिश में और अपने पैसे को ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश में सरमायाकारों ने कई ऐसी कंपनीज के नाम पर पैसे जमा किए हैं और फिर उन्हें ठगी का सामना करना पड़ा है, उन्हें धोखे का सामना करना पड़ा है। ऐसे कई चिट फंड्स हैं, कंपनियां हैं जो लोगों के पैसे लेती हैं, उन्हें मुस्तकबिल में बहुत बढ़ा चढ़ाकर उसको रिटर्न देने का वादा करती हैं, लेकिन फिर हाथ आता है तो सिर्फ धोखा। बेंगलुरु में IMA गोल्ड के साथ इस बार कुछ ऐसी ही कहानी फिर से आई है और फिर ठगे गए हैं सरमायाकार। We are thinking we lost our money. So what else do you need? Tell me. I cannot lose my money. जी हां, IMA ज्वेलर्स बेंगलुरु के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद मंसूर खान पिछले 3 दिनों से लापता हैं। मंसूर खान के लापता होने की खबर बेंगलुरु के कमर्शियल पुलिस स्टेशन में शिकायत के तौर पर दर्ज कराई गई है। IMA ज्वेलर्स के बाहर सरमायाकारों ने एहतजाज किया है। सरमायाकार यानी वो लोग जिन्होंने अपने पैसे IMA गोल्ड, IMA ज्वेलर्स के पास जमा किए इस मकसद के साथ कि उनके पैसे बढ़ चढ़कर और ज्यादा होकर इन्हें मिलेंगे। हालात को नजर में रखते हुए IMA ज्वेलर्स के बाहर पुलिस जवानों को तैनात भी कर दिया गया है। मुतासरीन यानी जिन पर इसका असर पड़ा है, जिन लोगों को लग रहा है कि वो ठगे गए हैं, वो काफी परेशान हाल है, वो वहां पर आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इसी बीच खबर यह भी है कि एक वफ्द, मुस्लिम लीडरों के एक वफ्द ने वजीर आला कुमारस्वामी से मुलाकात की है और IMA घोटाले की जांच SIT से करवाने का मुतालबा भी किया है। मुतासिर ने मांग की है कि IMA के तमाम असासे-जात को हुकूमत जब्त करे। मैं आपको कुछ लोगों के बयानात सुनाता हूं कि कितनी मुश्किल के साथ वो इस लम्हे का सामना कर रहे हैं और कितना उनका ये जो एक मरहला है काफी मुश्किल भरा है। कई लोग तो काफी दूर से यहां वापस आए हैं और अपने या अपने रिश्तेदारों के नाम से जो पैसे जमा किए गए थे, इस खबर के बाद कि इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो गायब है, लापता है, कोई बताने की इस मौक़िफ़ में नहीं है कि वो जिंदा भी है या नहीं। कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। लोगों का वहां पर हुजूम खड़ा है। पिछले 2-3 दिनों से ऐसे ही नजारे का सामना बेंगलुरु को करना पड़ रहा है। सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। This particular suicide SMS in which Mansoor Ali Khan just said like I'm just committing a suicide. So that actually removed all our respect from him. We are thinking we lost our money, but since the only hope what we have is the assets available. Assets available. For that, what we would like to request the government of the day is to establish an SIT team or a CCB team in which they can just understand, because we don't know, sir. We cannot get in and just check the liability or assets what they have. Yeah, it was said our TDS used to get deducted, right? So it's understood, it's cleared. Even we are educated people. We saw it was the tax that was being deducted from our accounts. So what else do you need? Tell me. Even last 2 years. Nothing else. Husna. Yesterday I received message from my family that I am a person have committed suicide. Yesterday I took the flight and I came back to Bangalore. We have invested almost 40 lakhs in IMA, so it's on all my mother name. I want to know what's the procedure. He's died, he's there, when I will get the money, because see, it's my hard-earned money. I cannot. तो आपने सुना कितनी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है और लोग दूर दूर से, यहां तक कि दूसरे मुल्कों से भी वापस आए हैं, जो कि उनके अपने कमाए हुए पैसे उनके रिश्तेदारों के नाम से यहां जमा है, सिर्फ इसी कोशिश में कि मुस्तकबिल में इनके पैसे इन्हें बढ़कर मिलेंगे और एक रोशन मुस्तकबिल होगा। लेकिन फिर से एक बार इन्हें एक ऐसे माहौल का और ऐसे हालात का सामना करना पड़ रहा है जहां इनके सामने बिल्कुल अंधेरा है, इन्हें कुछ रोशनी नजर नहीं आ रही कि क्या इनके पैसे वापस भी मिलेंगे। आपने सुना एक सरमायाकार ने कहा कि हमारी सिर्फ एक छोटी सी उम्मीद है, उम्मीद की किरण है, वो ये है कि जो IMA गोल्ड या IMA ज्वेलर्स के जो असासे-जात हैं वो कहीं भाग नहीं सकते, तो गवर्नमेंट से वो उम्मीद कर रहे हैं कि वो इन्हें बेचकर या इन्हें जैसे भी हो उनके पैसे उन्हें वापस कराए। हमारे साथ इस खास मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए 2 खास मेहमान हैं। मुख्तार अहमद है हमारे साथ, जो सदर हैं कर्नाटका मुस्लिम मुत्तहिदा तहरीक के, आपका इस्तकबाल है। और अमजद अंजुम है जो समाजी कारकुन है।
सबसे पहले अमजद अंजुम, मैं आपके पास ये सवाल लेकर आऊंगा कि ऐसे तो इस तरह की कहानियां मुल्क भर में कई जगहों पर सुनने को मिलती हैं। मगरबी बंगाल से ऐसी खबरें थी, बिहार से ऐसी खबरें थी, कर्नाटक से ऐसी खबरें थी, मतलब कोई ऐसा मुझे लगता है कि रियासत बाकी नहीं रह गया। लेकिन बेंगलुरु या कर्नाटक पिछले कुछ महीनों या सालों में ऐसी खबरों को लेकर ज्यादा सुर्खियों में है। कई बार हज उम्रा कराने वाले जो टूर ऑपरेटर्स हैं, उनकी चीटिंग का लोगों को सामना करना पड़ता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं सबसे पहले कि आखिर ये IMA गोल्ड का पूरा मामला है क्या? ये जो IMA का जो मामला है जी, ये जो हम इसके पहले भी जो दूसरे कंपनियों का भी जो हम 1 नवंबर में हम देवगौड़ा साहब से मिलकर जो एमिनेंट है वो पहले वो लोग भी ऐसे सेम स्कीम्स खड़े थे। जो ये आके जो एक्चुअली क्या है बोले तो ये मेन आको बिटकॉइन का बिजनेस है जी, ये पूरे बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट किए थे लोग, और ये आगे ना हलाल नहीं है ये। और ये लोग हम नवंबर में जब देवगौड़ा साहब को मिलकर जब हम ये एमिनेंट, आला, मुजारिबा ऐसे बहुत से कंपनियां ये कम से कम 31 कंपनी के बारे में हम कंप्लेंट करके जो CCP को जो ये केस रिफर हुआ जी, तो अब वो केस चलने के एमिनेंट का सब उसी टाइम हम अवाम को भी इतला दिए थे और आगाह किए थे कि जो भी लोग IMA में पैसा डाले हैं वो फौरन से फौरन काट लीजिए। क्यों बोले तो ये पूरे पॉन्जी स्कीम्स हैं, जो ये बिटकॉइन का बिजनेस जो है वो बिटकॉइन का बिजनेस सब खत्म हो गया है जी। तो हमारी बात पर बहुत से लोग पैसा काट लिए थे भी उधर से जी, वो IMA से। अब ये सब जो भी है ये सब पूरा एक पब्लिक को चूतिया बनाने का बिजनेस है ये, और इसके पीछे बहुत से लोग, बड़े बड़े लोग भी इसके पीछे शामिल हैं। जैसे कि हमारे उलमाए कराम, कोई उलमाए कराम को मदरसा बना के दे दिए 20 करोड़ का, कोई इमाम को HBR में 6 करोड़ का घर लेके दे दिए। तो ये सब पूरा जो है पूरा कौम को हमारे आज तो टोटल लॉस हो गया। 20 साल पीछे चले गए हमारी कौम इकोनॉमिक बैकवर्ड, सोशल बैकवर्ड से। तो ये कौम को पूरी बर्बाद कर दिया कर्नाटका में। तो ये एक्चुअली क्या है बोले तो ये सब चूतिया बनाने का बिजनेस जी। देखिए ऐसा है अमजद अंजुम साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप जो बातें कह रहे हैं, आपकी नाराजगी, आपका गुस्सा वो जायज है, लेकिन अपने अल्फाज का, अपने जुमलों का ख्याल रखिए, चूंकि एक बड़ी तादाद में हमारे नाज़रीन इस खबर को और इस डिस्कशन को, इस मौजू को देख रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा अपने जुमलों का, अपने अल्फाज के तयन का ख्याल रखिए जी। मुख्तार अहमद साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। जो प्रेसिडेंट है कर्नाटका मुस्लिम मुत्तहिदा तहरीक मुख्तार अहमद साहब, ये जो इल्जाम लगा रहे हैं अमजद अंजुम साहब के ये जो है लोगों को एक रोशन मुस्तकबिल का झांसा देकर, धोखा देकर या सब्ज बाग दिखाकर इस तरह की कोशिश की गई है, और इनका कहना है कि इसमें कुछ हमारे उलमा कराम भी आगे थे। मैं जानना चाहूंगा कि आप इस बारे में मजीद क्या रोशनी डालेंगे? क्या वाकई ऐसा हुआ था, और अगर ऐसा था तो लोग बिल्कुल आंखों पर पट्टी बांधकर अपनी मेहनत के गाढ़ी कमाई के पैसे ऐसे किसी को कैसे दे सकते हैं जब तक उनको कुछ सोशल उनको एक फ्यूचर गारंटी जब तक उनको ना मिले? ऐसा है जनाब जी, ऐसा जो तकरीबन जो है बेंगलोर के अंदर 13 साल से जो है पॉन्जी स्कीम के तहत चल रही है जी। हमारे अखबार ने भी इन पूरे ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ लिखते गए, बोलते गए। चंद उलमाए कराम, जो अंजुम साहब ने कहा है कि वो ठीक है कि चंद उलमाए कराम ने फतवे की तरह देकर और फतवे देकर अवाम मासूम को बेवकूफ़ बना दिए और उनमें पैसे डालने के लिए मजबूर कर दिए जी। और उलमाए कराम ही नहीं बल्कि इसमें चंद मुस्लिम सियासी लीडर भी मलहूस हैं, और इन्होंने जो है अवाम को उसका कर और उनको जो है चढ़ा बढ़ा कर जो है, और लोगों को जो है एकदम कि तुम्हें पैसा मिल जाएगा, तुम्हें जो है ये पॉन्जी स्कीम है। ये आज के 30 साल पहले भी पॉन्जी स्कीम चली जी। और बेंगलोर में एक ऐसी हवा चली जो तकरीबन जो है 50 से 60 ऑर्गेनाइजेशन आए और पूरी कौम को तबाह कर दिए। ओनली मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू भाई भी उसमें जमे हुए, उनको भी तबाह कर दिए। जब ने हम अखबार में लिखना शुरू करे, मुझे ने
1 करोड़ रुपए का ऑफर दिया ये मंसूर, वो मंसूर मेरा दोस्त था, जी। बेदवाड़ी का था, शिवाजी नगर में रहने वाला था, लेकिन उन्होंने मुझे 1 करोड़ ऑफर दिया, लेकिन मैंने मना कर दिया तो उसने मेरे ऊपर केस फाइल कर दिया। मेरे ऊपर 3 केस चल रहे हैं मेहॉल कोर्ट के अंदर, 3 केस चल रहे हैं मेरे ऊपर, और जो है मेरे उल्टा 1 करोड़ रुपए मेरे से क्लेम कर रहा है। आपको मालूम है हैदराबाद के अंदर हीरा गोल्ड ने भी यही स्कीम चलाई जी, एम्बिडेंट ने भी यही स्कीम चलाई। स्कीम क्या है, मतलब किस तरह से स्कीम को आगे बढ़ाते हैं और कैसे लोग जो है इनके झांसे में आ जाते हैं? मैं तो झांसा ही कहूंगा, क्योंकि अब जो हालत दिख रही है, जिस तरह से लोग सड़कों पर हैं, खवातीन भी हैं, मर्द भी हैं और बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, सब परेशान हैं। दूसरे मुल्कों से लोग यहां तक चले आ रहे हैं। ये क्या है स्कीम, किस तरह से चलाई जाती है और किस तरह से लोगों को ये बताया जाता है कि आपके लिए बेहतर होने वाला है? इसके लिए जो है चंद उलमाए ग्राम, चंद सियासी लगान मार्केट करते हैं जी, कि अगर आप उसमें डालेंगे तो 7% मिलेगा और 18% मिलेगा, 20% मिलेगा। आपको जो है झांसा देते कि उम्रा कराएंगे, 100 आदमी को उम्रा कराए। काफी लोगों को ऐसा झांसा दिला है कि हमारी कौम तो मासूम है भाई, वो जब भी कहां से आ जाता है तो वो बेचारे डाल देते हैं पैसे। यहाँ से देखिए, जो घर मॉर्टिगेज में था वो घर को मॉर्टिगेज से पैसा निकाल कर भाड़े के घर में चले गए, रेंट के घर में चले गए, और जो मॉर्टिगेज का पैसा आया वो डाले, आज रोड पर आ गए। कई लोग खुदकुशी कर लिए हैं। एम्बिडेंट का जो वाकया हुआ 6 महीने पहले, वो उसमें जो है कई लोग होटल बेच दिए 80,000 को मैसूर के अंदर, यहाँ लाकर डाले 3 दिन में गायब। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये आईएमए गोल्ड का किस्सा क्या है, ये कब से शुरू हुआ था और किस तरह से इन्होंने यकीन दिलाया कि आपका इसमें भला होगा अगर आप पैसे जमा करेंगे? और अभी हमारे दूसरे जो मेहमान हैं वो बिटकॉइन की बात कर रहे थे, तो ये क्या है, मतलब किस तरह से ये बिल्कुल लोगों के जहनों तक बात पहुंच रही है? बिटकॉइन का मामला बताएंगे नहीं ना, बिटकॉइन का अगर मामला बताएं तो टोटल जो है हराम हो जाता है। इसलिए इन्होंने क्या किया है कि गोल्ड का बहाना बनाए, गोल्ड के शोरूम से इतना मुनाफा आएगा, हम तुमको इतना मुनाफा देंगे और तुम डिपॉजिट करो इतने पैसे। और गोल्ड देखिए 5,500 करोड़ का घपला है ये जी, और उसके अंदर जो है, अब मैं 2 भी देख लूं अगर दुकानें जो शोरूम है गोल्ड के, वो 300 करोड़ के हैं। और जो मेडिसिन का जो इन्होंने वो जो शुरू किया, वो तो अभी तक पैसा नहीं दिया वो बिजनेसमैन वालों को जो सप्लायर हैं जी। और ऐसे कई चीजें जो है इन्होंने सब टेनेंसी कर लिए थे, जो उनका नाम लेकर मारो, ये तुम्हारा जो तरकारी का बाजार है, मेडिसिन का बाजार है, ये सारे घपले हैं। इस घपलों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने चंद गुंडों का, चंद सियासी लीडरों का, चंद उलमों का सहारा लिया है। देखिए, जैसा कि अमजद खान ने बताए हैं कि वो मदरसे को 20 करोड़ दिया, ये सही है, और कई जगह किसी को घर दिलाया, ये सही है जी। किसी को जो है महाना जो है उसको पैसा देते थे कि मार्केटिंग करो, उलमाए कराम फतवे दे दिए। एक और बिहारी यहाँ पर मौजूद है, उसने जो है कई कानपुर से, दिल्ली से लाकर जो है वो आलिमों को बिठाकर वो आलिमें पैसे लेकर जो है, ये सब ठीक है? क्या मालूम है, ऑडिट क्या मालूम है इन लोगों को? मेरे पास सारे जो है कारपेट अफेयर मिनिस्ट्री से मैंने पूरे डॉक्यूमेंट निकाला हूं, कहीं भी नहीं इसने जो है मुनाफा नहीं दिखाया है। और हाल ही में जो है इन्होंने जो है 5 करोड़ 90 लाख जो है प्रधानमंत्री योजना को, जो है कल्याण योजना को इन्होंने दान दिया है। कहां से दिया, किधर से लाया इसने देने के लिए? ये कहां से इसको पैसा है? ये अवाम के पैसे हैं, मासूम मुसलमानों के पैसे हैं, इन्होंने दे दिया और ऐसे ऐश किया जिसका कोई हद नहीं है। आज जो उसके दुकान के सामने, आज उसकी शोरूम के सामने जो खड़कर भीख मांग रहे हैं, ये मासूम मुसलमानों हैं, ये तबाह हो गए हैं, आज रोड पर आकर वो बैठे हैं। जी बिल्कुल। और ये मुख्तार अहमद साहब, मैं इस वक्त तस्वीरें भी हम दिखा पा रहे हैं अपने नाजरीन को कि जब ये पूरा मामला इतना बड़ा हुआ और इस तरह से लोग परेशान हुए, तो कैसे एक वफ्द जो है जिसमें कई सरमायाकार भी हैं और कुछ माइनॉरिटीज के लीडर्स भी हैं, वो उन्होंने वजीर आला से मुलाकात की है और अपने इस मसले को उनसे रखा है। ये तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वजीर आला से मुलाकात की तस्वीरें हैं और इससे आप ये अंदाजा कर सकते हैं कि ये मामला किस हद तक का जो है एक अहम है और कितने लोगों का इससे बिल्कुल जुड़ाव है। मुख्तार अहमद साहब, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि
कितने लोग ऐसे होंगे जो, क्या इसमें सिर्फ बैंगलोर से जुड़े लोगों ने अपने पैसे लगाए हैं, और पैसे लगाने उसकी क्या लेवल्स क्या हैं, कितने पैसे इसमें लोग लगाते हैं, कम से कम कितने पैसे लगते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने पैसे लगते हैं, इसके टर्म्स क्या बताए जाते हैं कि आप कितने दिनों तक पैसे रखेंगे कि आपके पैसे दोगुने हो जाएंगे, या और क्या क्या ख्वाब दिखाए जाते हैं, कैसे हम आगाह कर सकते हैं आइंदा ऐसे किसी फरेब से लोगों को बचने में। मुख्तार साहब, ये ऐसा है साहब कि इन्होंने जो है जैसे भी वहां पर डिपॉजिट करने जाते हैं, इन्होंने जो है ख्वाब दिखा देते हैं जी। ऐसा ख्वाब दिखाते हैं कि अगर आप जो है इसमें डिपॉजिट करेंगे तो आपके एजुकेशन को हम फंड देंगे, अगर इतना डिपॉजिट करेंगे तो आपकी लड़कियों को शादी का ये स्कीम दिखाते हैं। ऐसे कई ख्वाब दिखाते हैं लोग, और वो ख्वाब देख कर जो है हकीकत में बदल जाने की ये उम्मीद कर लेते हैं। हकीकत में ये चीटिंग है, और बहुत बड़ी चीटिंग है, और चीटर तो जो है सारे चीजें। देखिए, मंसूर खान जो है ये शुरू करने से पहले ट्रेनिंग लिया था बॉम्बे के झुंझुनवाला के पास जी, जो 1 घंटे को 5-6 लाख रुपए लेता है। ये उसने पूरा बिजनेस उसको सिखा के दिया है जी। बहरहाल कहीं से भी ट्रेनिंग लो, बल्कि चीटिंग कैसे करना है वो ट्रेनिंग लेकर आया है, और कौम को तबाह व बर्बाद कर दिया है। ये कौम को नहीं, 20 साल मैंने अमजद ने कहा कि 20 साल पीछे नहीं, मैं समझता हूँ 200 साल पीछे चला गई है हमारी कौम, और हमारी कौम के साथ हिंदुस्तान भी जो है पीछे हो गया है। इन लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, इन लोगों को सख्त से सख्त सजा देना चाहिए, अवाम में लाकर इनको खत्म कर देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आज जो हमारे माइनॉरिटीज के लीडर्स जो सीएम से मिल रहे हैं, चीफ मिनिस्टर से मिल रहे हैं, क्या इन लोगों को उस वक्त याद नहीं आया? क्या ये स्कीम उनको मालूम नहीं थी? जब चिड़िया चग गई खेत, अब जागने से क्या फायदा? जब चिड़िया चग गई खेत पूरा, तो अब जागने से क्या फायदा? ये लोग मिनिस्ट्री से मिल रहे हैं, फला मिल रहे हैं, चला गया भाई। अब क्या सीएम उठाकर पैसा देगा या माइनॉरिटीज के लीडर उठाकर पैसा देंगे? क्या देंगे पता नहीं है। इसके अंदर सब, यानी कहते हैं ना कि हमाम में सब लंगे होते हैं, तो ये लंगा कर दिया है, पूरे कौम को बर्बाद कर दिए हैं। और मैं बर्दाश्त के बाहर हो गया हूं, मैं लिखता रहा, मुझे जो है केस डाल दिया गया, अरेस्ट वारंट निकाला गया। मुख्तार साहब, आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा। जैसा मैंने पहले बताया कि माइनॉरिटीज के लीडरों के एक वफ्द ने वजीर आला कुमारस्वामी से मुलाकात की और मामले के हल के लिए इक़दाम करने की मांग की, और इसी तवज्जो से कर्नाटक के वजीर बराए अक़लियती बहबूद ज़मीर अहमद खान से हमारे नुमाइंदे रऊफ हल्लोर ने बातचीत की है। ये आपको सुनाते हैं। से हज़ारों अफराद मुतासर हुए हैं, हज़ारों ख़ानदान मुतासर हुए हैं। इस संगीन मामले में मुस्लिम लीडरों के वफ़द ने वज़ीर आला एच.डी. कुमारस्वामी से मुलाकात की है। बताइए सर, क्या आपने डिमांड किया है? सवेरे हम मुस्लिम लीडर्स जैसे कि नसीर अहमद साहब MLC, हमारे हारिस भाई MLA, अरशद रिजवान साहब MLC, और तो मुस्लिम फेडरेशन के जो ज़िम्मेदार नहीं, जो इदारा जो चला रहे 4-5 इदारे के ज़िम्मेदार तमाम जाके होम मिनिस्टर से मिले, होम मिनिस्टर से मिलने के बाद अभी CM से मिले। हज़ारों ख़ानदान जो हैं परेशान हाल हैं, तो आपने क्या डिमांड किया है? नहीं, अभी हमने मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट किया, अभी इनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट के कब्जे में ले लो, और उसके अंदर कुछ डायमंड्स है, गोल्ड है, उसको पहले कब्जे में ले। अभी हमको मालूम होना चाहिए कि भाई पब्लिक का पैसा कितना है, हिसाब नहीं मिल रहा है। अभी हम होम मिनिस्टर से भी रिक्वेस्ट करके वही बोले, जितने भी खाली कर्नाटक बेंगलुरु सिटी के अंदर नहीं पैसा पब्लिक ने इन्वेस्ट किया, तमाम कर्नाटका स्टेट से इन्वेस्ट किए हुए, तमाम कर्नाटका के अंदर से हर जगह, हर एक जिले के अंदर, हर एक तालुक के अंदर, स्टेशन के अंदर लिमिट्स में बोला जाए कि जो भी आएगा कंप्लेंट इसका लेने का 1-2-4 दिन में मालूम पड़ेगा भाई। और हम उसके साथ साथ में इसकी इंक्वायरी होना चाहिए। अभी CCP इंक्वायरी दी है, CCP से कुछ होने वाला नहीं है। उसके लिए हम लोग ने गुजारिश की, और हमारा डिमांड है कि CIT करो करके, CIT तनिके को दो। अगर CIT तनिके को दे के अगर उससे भी नहीं होगा तो CBI तनिके होना चाहिए, कि उससे बहुत से पॉलिटिशियन का इन्वॉल्वमेंट है करके मालूम हुआ, बहुत से ऑफिसर्स का इन्वॉल्वमेंट करके मालूम हुआ। वो जो भी है बाहर आना चाहिए ना, ये पब्लिक का पैसा है। तो सुना आपने, कर्नाटक के वजीर बराए अक़लियती बहबूद ज़मीर अहमद खान से हमारे नुमाइंदे बातचीत कर रहे थे, और जैसा कि हमारे नुमाइंदे ने बताया कि हज़ारों मतलब कई हज़ार लोग ऐसे हैं जिनके पैसे जमा हैं, और एक ऐसे लोग हैं जिन्होंने 40 लाख, किसी ने 25 लाख, किसी ने 60 लाख, किसी ने 70 लाख, किसी ने उससे भी ज़्यादा
पैसे जमा किए हैं। और अब हालात ये हैं कि कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनका फोन स्विच ऑफ आता है। 3 दिनों से उनके बारे में खबर नहीं है, वो जिंदा है या नहीं है, बेंगलुरु में है या बेंगलुरु के बाहर चले गए हैं, अचानक उनका फोन क्यों स्विच ऑफ है, इस बारे में कोई जानकारी लोगों को नहीं है। अब इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने जो पैसे जमा किए हैं एक ऐसे दौर में जब काफी मुश्किल होती है, लोग अपनी मेहनत के कमाई के पैसे जमा कर रहे होते हैं, तो इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं। मुख्तार अहमद साहब हमारे साथ बने हैं जो प्रेसिडेंट कर्नाटक का मुस्लिम मुत्तहिदा तहरीक के हैं। मुख्तार साहब, मैं फिर से एक बार आपके पास आ रहा हूं कि अब ये जो वफ्द मिला है सीएम से और बात आ रही है कि सीआईडी जांच हो या फिर उसके बाद कोई और हाई लेवल इंक्वायरी हो, क्या इन सब के होते जिन लोगों ने पैसे जमा किए हैं वो इतना सब्र कर पाएंगे? क्या उम्मीद है कि उन्हें पैसे वापस मिल पाएंगे? पिछली कहानियां दूसरी कंपनियों के, उनसे क्या सबक मिलता है? देखिए, अब जो उम्मीद रखे हैं ये उम्मीद खत्म हो गई है। अब आगे चलकर जो है उम्मीद ना रखें, क्योंकि जो खत्म हो गया, नुकसान हो गया, बर्बाद हो गया, वो क्या देगा, भाग गया है वो। और 5-5.5 हजार करोड़ है और उसमें है सिर्फ 500 करोड़ की प्रॉपर्टी बता रहा है, वो भी नहीं है शायद, और वो कंपनी के नाम पे भी नहीं है, दूसरों के नाम पे वो प्रॉपर्टी है। तीसरी बात यह है कि कोई पैसा नहीं है, गोल्ड भी खाली हो गया है, कुछ भी नहीं है। अगर हम लोग जाते या सीएम से बोलते तो बताएंगे सीएम साहब भी क्या हो, लेकिन ज़मीर अहमद साहब ने जो कहा है, हम उनसे शुक्रिया अदा करते हैं कि वो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो कहा है वो करने दीजिए और सीएम को लेकर साथ कीजिए। और तमाम मुस्लिम मेरे अच्छे खासे दोस्त नसीर अहमद हैं और सब हैं, लेकिन ये लोग करना चाहिए और कर जो है कैसे भी कौम को जो है फिर से उठाना चाहिए, देना चाहिए। अच्छा, लेकिन हमें एक सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि क्या ये आईएमए गोल्ड के इस डिपॉजिट स्कीम में क्या सिर्फ अक़लियती तबके के लोगों ने पैसे जमा किए थे, क्या सिर्फ मुसलमानों ने पैसे जमा किए थे, या फिर ये दूसरे बिरादरान वतन जो है उनके भी पैसे यहाँ जमा हुए थे? नहीं, दूसरे बिरादरान वतन के भी इसमें पैसा जमा है। ज़्यादातर अक़लियतों के मसलन गरीब लोग हैं जो कमा नहीं सकते, उन्होंने बेवा हैं, जो औरतें परेशान हैं, वो हाल जो है जिनके पास कमाई नहीं है, वो लोग थोड़ा थोड़ा करके डालें। ये लोग तो टोटली रोड पर आ गए और कई लोग 50 लाख, 40 लाख, 60 लाख, 80 लाख, करोड़, 2 करोड़ तक भी डाले हुए हैं, लेकिन बता नहीं रहे हैं कि परेशान नहीं। लेकिन छोटे लोग रोड पर आए, बड़े लोग रोड पर नहीं आए। मैं ज़मीर अहमद से और सीएम साहब से और दूसरे मेरे दोस्त नसीर अहमद साहब से और कई लोगों से मैं ये कहूँगा कि इसमें जो है जटकर लड़कर जो है अवाम का, आप मुस्लिम लीडर हैं, माइनॉरिटीज के लीडर हैं, आप जो है आप मुसलमान, आपकी मुसलमान कौम जो है आप पर भरोसा करती है, तो इनका हक इनको दिलाना चाहिए, लड़ना चाहिए, लेकिन ख्वाब नहीं दिखाना चाहिए। समझ गए? पोस्टमार्टम करना बहुत इजी है जी, लेकिन पोस्टमार्टम करके दिखा दिया, नाटक वगैरह सब, लेकिन अब जो है उस पर अमल में लाना चाहिए। पोस्टमार्टम करने से पहले क्या बीमारी है, क्या परेशानी है, क्या है, ये सब देखना चाहिए आने वाले। अब इसके बाद कोई पॉन्जी स्कीम नहीं बनना चाहिए और ना ही होम डिपॉजिट लेना चाहिए, ना आरबीआई का परमिशन था, आरबीआई वाले क्यों नहीं से ये किए। लेकिन मुख्तार साहब एक सवाल ये भी पैदा होता है कि आप जो है कर्नाटक मुस्लिम मुत्तहिदा तहरीक से जुड़े हैं, ऐसी और कई दूसरी तंजीमें भी होंगी क्या, और बहुत सारे ऐसे सामाजिक कारकुन भी हैं, क्या इन लोगों ने पिछले किसी ऐसे वाक़े से सबक नहीं लिया? क्या आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि आप लोग भी पहले से लोगों को आगाह करते? और आप जो कह रहे हैं कि इसमें कुछ ऐसे हजरात भी जिन्हें लोग कह रहे हैं कि वो उलमा हजरात भी हैं, उन्होंने इसके बारे में कहा कि इसमें पैसे जमा किए जाएं, क्या अब उनसे सवाल करेगी वो अवाम जिन्होंने पैसे जमा किए हैं और अब उनको धोखा मिल रहा है? देखिए साहब, ये ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे विजन कर्नाटका बेंगलोर के अंदर जो है 30-40 ऑर्गेनाइजेशन की एक खड्डा है, यानी ग्रुप है। उन्होंने जो है कई जनता की अदालतें चलाई और इस पर अवेयरनेस चलाई और उन्होंने कहा कि ये सब गलत चीज़ है। हमने मुफ्ती इफ्तिखार साहब को बुलाकर अदालत में बिठाया और उनसे सवालें की कि अगर ये पॉन्जी स्कीम चल रही है, आपने भी इसमें पैसा लिया, तो उन्होंने खड़क से जवाब दिया। मैं आपको थोड़ी देर रोकना चाहूंगा। इस वक्त अयूब अहमद खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर वकील हैं, बेंगलुरु से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अयूब साहब, आपका इस्तकबाल है। वक्त की बेहद कमी है। जिस परेशानी का
वहां बेंगलुरु की आवाम सामना कर रही है, जो सरमायाकारों के पैसे डूब रहे हैं, क्या वो डूब जाएंगे, पैसे निकल जाएंगे, क्या तरीका बच रहा है उनके पास? अयूब अहमद खान साहब को आवाज मिल रही है? जी जी बोलिए। जी 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 आ रही है। अभी क्या है, इसमें जो असासा जितना बचा है उस असासे के हिसाब से, जी बोलिए। जो असासा है वो असासे में जितना रिकवरी हो पाता है जी उसकी तकसीम होनी है। जी अब जो लोग इन्वेस्ट किए हुए हैं, सरमाया लगाए हुए हैं, उसका अमाउंट बहुत ज्यादा है, हजारों करोड़ों में है वो जी। और जो असासा दिखाया जा रहा है जी। वो सिर्फ 500 करोड़ के आसपास का है। लेकिन वो भी अभी मुख्तार साहब कह रहे हैं कि वो असासा भी किसी और के नाम का है, वो सीधे कंपनी के नाम का नहीं है। जी ये भी हो सकता है, क्योंकि जो जितने सारे बिजनेसेस के जो नाम गिनवाए हैं उसमें INGLC एक ही तिजारती इदारा है जिसमें इसका अपना खुद का पैसा लगा हुआ है। जी जो बाकी के हैं जो इदारे, उसमें पैसा नहीं है, सिर्फ उसका नाम इस्तेमाल करके IMA से जोड़ के सिर्फ मार्केटिंग करके लोगों को बहकाने के लिए कि इसमें सारे तिजारती इसके मरकज हैं, इदारे हैं, इसलिए ये बहुत बड़ा शानदार बिजनेस है, बहुत तवील इसकी कार्रवाई चलती रहेगी, इससे मुनाफा मिलता रहेगा। ये लोगों को धोखा देने के लिए किया गया है। अयूब साहब, जो हुआ सो हुआ, आगे आप उन सरमायाकारों को क्या कहना चाहेंगे जिनके पैसे डूब रहे हैं? इनका सिर्फ एक ही हल है कि वो जिस तरह कंप्लेंट किए हैं उस तरह जाके कंप्लेंट दें, अपने सरमाए के सबूत पेश करें, और जब इससे जो भी रिकवरी हो पाएगी जो असासे से, उसमें वो जो खर्च है वो पहले टैक्स के हिसाब में गवर्नमेंट को अदा किया जाएगा, जो बचा हुआ है उसको तकसीम किया जाएगा इन्वेस्टर्स के जो रेशो होता है उस रेशो के हिसाब से। इस तरह से देखा जाएगा तो 1 लाख डालने वाले को मुश्किल से 10,000 रुपए मिल सकेंगे। इसके लिए भी बहुत से निकल जाएंगे, ये इमीडिएट तो होने वाला नहीं है, 3-4 साल तो लग जाएंगे अगर इस असासे को बेचकर अगर इन्वेस्टर को तकसीम किया गया तो। जी, अभी जो बात आ रही थी कि कुछ उलमा कराम में भी जो है वो आगे आए थे इसके सपोर्ट में, क्या ये बात सही है? ये जो उलमा कराम है वो इस असली मालूमात का इल्म नहीं रखते, वो सिर्फ दीनी मालूमात का इल्म रखते हैं, मगर वो भी इसके बहकावे में आ गए, अपने ईमान को गंवा चुके, वो भी मुनाफिक बन गए, अवाम को गैर जरूरी बातों से रोशनास करा दिए, और ये भी लालच दिखा कर अवाम को भी खरीद लिया, मौलाना को भी खरीद लिया। ये लोग अपने मुफाद के लिए गैर जरूरी दावे कर दिए, फतवे दे दिए, उसके हक में बोलना शुरू कर दिए। जी, मेरे पास बिल्कुल 40 सेकंड बचे हैं, मैं आपसे 10 सेकंड में इस पूरे मामले पर कुछ आपकी फाइनल कमेंट चाहता हूं अयूब साहब। जी, यही है कि अवाम को धोखा देने के लिए मजहब का सहारा लिया गया है। इसमें कहा गया कि सूद हराम है तो मुसलमान कौम बहुत जल्दी फिसल जाएगी, ये समझेगी कि बैंक में पैसा रखने से हराम हो जाएगा, इसको जो हलाल तिजारत का बोल रहा है उस पर इन्वेस्ट करने से मुनाफा होगा। एक तो मजबूरी थी गरीब लोगों की, एक दूसरे लालची लोगों की भी थी, ठीक है। मजबूरी या लालच का फायदा उठाकर मौलाना का भी इस्तेमाल करते हुए इन्हें सबको धोखे में कर दिया, और ये बहुत 4-5 साल से, जैसे मुख्तार साहब ने बताया और ऐसे दीगर बहुत से इंटेलेक्चुअल से इसको कंडेम करते आ रहे थे, मगर चलिए मुख्तार साहब फाइनल कमेंट 10 से 15 सेकंड। जी सर, ऐसा है कि जनाब मैं चाहता हूं कि हमारा विजन कर्नाटका तकरीबन जो है कई सालों से जो है ये लोगों को समझा रही है कि अभी भी वक्त है, मुसलमान समझ जाएं और सब कुछ जो है भुलाकर जो है अपने पैसे कैसे वापस लेना है ये कोशिश करें। जैसा कि हमारे मुस्लिम लीडर्स हैं, नसीर अहमद हैं, जमीर अहमद हैं, दूसरे लीडरों से मिलजुल कर जो है वो अपना पैसा वापस कलेक्ट करें। वकीलों का सहारा लेना है तो हमारे अयूब साहब है जो अभी अभी आप टीवी पर ऑनलाइन बात कर रहे थे, तो उनका सहारा लें, विजन कर्नाटका का सहारा लें, सोशल वर्क लोगों का सहारा लें, अमजद हैं और उनके साथ वाले। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अमजद साहब से मैं गुजारिश करूंगा और अपने दूसरे मेहमानों से भी कि बखुदा कभी भी ऐसा मामला हो, कहीं भी आप बातचीत करें, खास टेलीविजन डिस्कशन में, तो आप जिन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, जिन जुमलों का इस्तेमाल करते हैं, उसका बहुत ख्याल आपको रखना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि हम फिर कभी बैठेंगे एक साथ और ऐसे ही किसी खास मौजू पर गुफ्तगू होगी। नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब। We are thinking we lost our money. So what else?